और मास में 14 का डिफरेंस, यही एंड किए थे। ठीक है, तो कुछ लिखे होमोलोगस सीरीज के बारे में अभी नहीं ना? चलिए डेफिनेशन लिखते हैं होमोलोगस सीरीज का। डेफिनेशन प्लस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? किसी भी होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं लिखेंगे। अ होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइंड एज, a homologous series may be defined as, a homologous series may be defined as a series of organic compounds, a series of organic compounds. A homologous series may be defined as a series of organic compounds having similar structures, having similar structures, having similar structures. सिमिलर कहने का मतलब है अगर अल्कोहल फैमिली है तो सबके पास OH होगा, ठीक है। हैलोजन फैमिली है तो सबके पास कोई ना कोई हैलोजन तो होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज in which the successive members, in which the successive members, in which the successive members यानी कि एक के बाद अगला मेंबर, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा मेंबर, सक्सेसिव मेंबर्स डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 ग्रुप, ऐसे लिखना CH2 ग्रुप को, बॉन्ड लगा के CH2 लिखना, बाय CH2 ग्रुप। एक मेंबर के बाद अगले मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा फॉर्मूले में, और मास में डिफरेंस हो जाएगा 14 AMU का। CH2 ग्रुप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में इनके अलग अलग मेंबर्स को क्या नाम बोल रहे थे अपन? होमोलोग्स बोल रहे थे ना, फुल स्टॉप लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन, द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड, the different members of the series are called, the different members of the series are called homologues, HOMOLOGUES, are called homologues, HOMOLOGUES, homologues। ठीक है, एग्जांपल लिखो। एग्जांपल, एल्केन इज अ होमोलोगस सीरीज। एल्केन, एल्केन एक फैमिली है तो इज इटसेल्फ इज अ होमोलोगस सीरीज। एल्केन इज अ होमोलोगस सीरीज। कैसे बता सकते हैं अपन? पहला मेंबर उसका एक कार्बन का है CH4, अगला मेंबर CH3 या आप इसको C2H6 भी लिख सकते हो, तो इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है। अगला मेंबर CH3 जिसको आप C3H8 भी लिख सकते हो, इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है, वो आपको यहां पे दिख भी जाएगा। ये दोनों CH3 के बीच में कुछ नहीं है, इन दोनों CH3 के बीच में एक CH2 है, करेक्ट। तो दोनों में CH2 का डिफरेंस है, श्योर है? तो यहां देखना, ठीक है। चौथे मेंबर में CH3 CH2 CH2 CH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। अगेन इसमें और इसमें एक CH2 का डिफरेंस है, क्लियर है ना? तो ये हमारा एग्जांपल हो गया एल्केन ग्रुप का, लिख लो उसको। सब स्ट्रक्चरली कैसे सिमिलर है? सबके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना? ऑल द कार्बन्स आर सिंगली बॉन्डेड टू ईच अदर, ये उनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो गया। केमिकली ये एक जैसे बिहेव करेंगे। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, अल्कोहल फैमिली लिखना है। सेकंड एग्जांपल लिखना, अल्कोहल फैमिली इज अ होमोलोगस सीरीज, इज अ होमोलोगस सीरीज। पहला मेंबर CH3OH, दूसरा मेंबर में CH2 ऐड कर देना, तो CH3 CH2OH,
तीसरे मेंबर में एक CH2 और ऐड कर देना, चौथे मेंबर में एक CH2 और ऐड कर देना। तो लाइकवाइज आपका ऐसे सारे मेंबर्स आते चले जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप उठा लो, उनका आप फैमिली बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ होमोलोगस सीरीज आर, some characteristics of a homologous series are, some characteristics of a homologous series are, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, all the members of a series, all the members of the series, all the members of a series can be represented by same general formula, can be represented by a same general formula. All the members of a series can be represented by the same general formula. जैसे एल्कीन का हम जानते हैं ना, क्या होता है एल्कीन का, याद है किसी को? हाँ, CnH2n+2। फिर इसी में तो -2 करोगे तो एल्कीन और अल्काइन का आ जाएगा। एक बार -2 करोगे तो एल्कीन का आएगा, एक और बार -2 कर देना तो अल्काइन का आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लो। एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2। देखो यही तो आप n का वैल्यू 1 2 3 4 रखते गए, ये चारों मेंबर आ गए। मैं क्लियर? तो ऐसे आप किसी भी नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बना सकते हो इसके जनरल फॉर्मूला से। क्लियर है? आपको जानना है कि 35 कार्बन वाला एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या करोगे आप? सीधा n की जगह 35 डाल दोगे, C35H72। समझ गए क्या? तो ऐसे आप निकाल सकते हो। यही तो यही काम है ना आपके जनरल फॉर्मूला का। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, all members of the series can be prepared, all members of the series can be prepared, all members of the series can be prepared by similar methods of preparation, by similar methods of preparation, by similar methods of preparation. All the members of the series can be prepared by similar methods of preparation. सबका मेथड प्रिपरेशन का एक ही होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, all the members of a homologous series have, all the members of a homologous series, all the members of a homologous series have similar chemical properties, have similar chemical properties, have similar chemical properties, and their two consecutive members, and their two consecutive members, and their two consecutive members differ in their molecular formula, and their two consecutive members differ in their molecular formula, differ in their molecular formula by CH2 group, by, ये अपन डेफिनेशन में भी लिखे हैं पॉइंट है ना, by CH2 group, and their mass, and their mass differ by, and their mass differ by
एंड देयर मास डिफर बाय कितना 14 AMU 14 AMU। लास्ट पॉइंट लिखना, लास्ट पॉइंट, the members of a homologous series, the members of a homologous series, the members of a homologous series show a gradual change, the members of a homologous series show a gradual change, gradual मतलब slow change, gradual change in their physical properties, in their physical properties। देखो केमिकली वो सब सेम है ना, क्योंकि उनके पास फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो अल्कोहल के सारे मेंबर्स केमिकली एक ही जैसे बिहेव करेंगे, पर डिफरेंस क्या होगा इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि जो लोअर मेंबर्स हैं, है ना, जो लोअर मेंबर्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, जैसे जैसे हम हायर मेंबर में जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। तो इसको कह रहे हैं ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, सच एज फिजिकल प्रॉपर्टी से कुछ नाम लिख रहे हैं, सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। क्या क्या चार प्रॉपर्टी लिखी अपन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड, इसको ये सारे कहलाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्योंकि इनका साइज चेंज होता जा रहा है, दैट इज वाई इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी चेंज होगी। बट केमिकली सबके पास एक ही ग्रुप है फंक्शनल वाला, तो सब एक ही तरह बिहेव करेंगे केमिकली। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट लाइन डालना, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर NOMENCLATURE, नॉमेनक्लेचर नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनका नामकरण कैसे करेंगे और क्या रूल्स हैं। तो एक केमिस्ट्री का बॉडी है विच इज नोन एज IUPAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यू फॉर यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब एक ऐसा यूनियन है जिसमें लगभग हर देश के साइंटिस्ट हैं, और वो लोग जितने भी केमिस्ट्री में लॉज या रूल्स होते हैं ये लोग ही डिसाइड करते हैं, एंड इट हैज टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। ठीक है, तो ढूंढते हैं इन लोगों को कौन है ये लोग, है ना। ठीक है, तो IUPAC इन्होंने नॉमेनक्लेचर का भी रूल दिया है। रूल देना इससे जरूरी है ताकि सब एक ही जैसा नाम लिखे। ठीक है, जैसे बायोलॉजी में भी हम एक चैप्टर पढ़ते हैं कि जिसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नाम है चैप्टर का, जिसमें हम ना प्लांट्स और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम भी पढ़ते हैं। हाँ हाँ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ में है दे आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। जैसे हम फॉल होंगे एनिमल किंगडम में, है ना, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब प्लांट किंगडम में फॉल होंगे। तो ऐसे 5 किंगडम होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए। और हर ऑर्गेनिज्म यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता है। जैसे कि देखो, पर्सन टू पर्सन, जगह से मतलब जगह के अकॉर्डिंग नाम चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हम कहलाते हैं इंडियंस, है ना, हम एशियंस भी हो सकते हैं, अफ्रीका वालों को अफ्रीकन बोलते हैं, है ना। फिर आपके ब्रिटिश, ब्रिटेन, है ना, उनको अपन इंग्लिश या फिर ब्रिटिश बोलते हैं। तो बेसिकली है सब इंसान, बट सबके रीजन के हिसाब से उनका नाम अलग अलग बोला गया, राइट। बट इनका एक साइंटिफिक नेम होता है विच इज नोन एज होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ये एक मैन का साइंटिफिक नेम है। मतलब ये किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके होमोसेपियंस बोलोगे तो उनको इंसान ही माना जाएगा। समझ में आ रहा है क्या।
ऐसे ही प्लांट्स में भी या और एनिमल्स में भी, जैसे टाइगर की बात करें तो टाइगर अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता होगा, है ना, बट उसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। तो उसके नाम से सब पहचान जाएंगे कि हाँ ये टाइगर की बात कर रहे हैं। ऐसी पिकॉक को पैवो क्रिस्टाटस बोलते हैं, है ना, मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं। तो ये सब उनके जेनेरिक जीन्स और स्पीशीज के नाम को जोड़ के बनाया गया है, जो ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेम रहने चाहिए। समझ में आया क्या? देखिए बाकी हो सकता है कि यहाँ तो अपन एक देश से और दूसरे देश की बात करें, यहाँ तो एक रीजन अपने इंडिया में ही एक सब्जी को यहाँ कुछ और बोलते होंगे, कहीं और कुछ और बोलते होंगे, होता है ना, ऐसा आपने कभी नोटिस किया होगा। तो पर हर एक लिविंग बीइंग का एक नाम होता है, उसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं। इन द सेम वे जब हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखते हैं तो उसके नाम भी होते हैं, और वो नाम सेम रहे ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, इसलिए आईयूपीएसी ने रूल निकाले। क्लियर है? तो एक्चुअली दो नाम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम यानी कि वो कहां से डिराइव हुआ है उसके हिसाब से उसका कॉमन नेम पड़ जाता है, और आईयूपीएसी नेम प्रॉपर रूल्स के साथ निकाला जाएगा नाम। इसको आप अपने भी एग्जांपल लेकर के कंपेयर कर सकते हो कि हमारा भी दो नाम होता है, एक निक नेम और एक रियल नेम। रियल नेम स्कूल की मार्कशीट में लिखाता है, और निक नेम जो जो बोल दे, है ना, मम्मी कुछ और निक नेम से बुलाएगी बेटू, पापा किसी और नेम से बुलाएंगे गोलू, दोस्त तो किसी और नेम से बुलाएंगे, उसको तो ले भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब निक नेम का कोई रूल नहीं है। अब कोई छोटा दिख रहा है तो छोटू बोल दिए, बाटू बोल दिए, कोई मोटा दिख रहा है तो मोटू बोल दिए, गोलू बोल दिए, गद्दा बोल दिए, तो कुछ भी नाम हो सकता है ना। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो कॉमन नेम का कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, जिसको जो मर्जी ये बोल रहा है। एम आई क्लियर? बट आईयूपीएससी का सेट ऑफ रूल है, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि आप कभी जब जन्म हुआ होगा तो राशि के हिसाब से आपका लेटर आया होगा, नहीं? फिर उसका भी एक रूल है कि बच्चे की बुआ नाम देगी, तो ये रूल हो गया जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, रिवाज हो गया, है ना, कस्टम्स। आप समझ रहे हैं क्या? पर वो नाम उसी लेटर से चालू होना चाहिए, ये रूल हो गया। तो ऐसे ही आईयूपीएससी में भी कुछ रूल्स होते हैं कि आप हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे नाम दोगे, ताकि वो रूल को जब सब फॉलो करें तो सबका एक ही नाम आए। एम आई क्लियर? अगर आपका अलग नाम आ रहा है मतलब आपने रूल को सही तरीके से फॉलो नहीं किया है। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग, जैसे आप कॉमन नेम का भी हम बात करेंगे ना, तो आपको याद है कि कल हमने जब एसिड की बात की तो अपन दो एसिड लिखे थे, इफ यू रिमेंबर। ये दोनों एसिड आपको याद है, एसिड के ये दो फॉर्मूले थे, और मैंने बोला भी था कि आपने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा है इसका नाम आपने पढ़ा था फॉर्मिक एसिड जो एंट वाला है, और एसिटिक एसिड जो विनेगर वाला है। अब देखो इनके नाम ऐसे क्यों पड़े, क्योंकि फॉर्मिक एसिड एंट वाला है, और एंट को लैटिन में फॉर्मिका बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या? अब देखो एंट हमारे हम एंट बोलते हैं, वो फॉर्मिका बोलते हैं, तो मतलब अल्टीमेटली उसका कोई एक वो होगा साइंटिफिक नेम जो कॉमन होगा सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, वो आईयूपीएसी है ना। तो इन्होंने जो नाम बोला मिथेनोइक एसिड, वो आईयूपीएसी नेम है। अब वो कैसे आया मैं आपको बताऊंगा, वो नाम कैसे आया उसके लिए रूल है। ठीक है? पर फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड नाम कैसे पड़ा कि ये किस चीज से डिराइव्ड हुए हैं। एक एंट की बॉडी से था तो फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड आ गया, और एक विनेगर से था तो विनेगर को एसिटम बोलते हैं, तो वहां से एसिटिक एसिड आ गया। समझ में आ रहा है क्या बात? क्योंकि क्या है ना, कहीं भी अपन कहीं अपने इतने सारे एसिड पढ़े हैं, आपने ऑब्जर्व किया एक चीज कि हर एसिड का नाम इक से एंड होता है। ये ऑब्जर्व किए थे आप कभी? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, एसिटिक, कार्बोनिक, फॉस्फोरिक, सिट्रिक, मैलिक, लैक्टिक, नहीं किए थे नोटिस? आज किए ना? तो सब एसिड का नाम ऐसे ही इक एसिड से एंड होता है, इसलिए फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड हो गया और एसिटम का एसिटिक एसिड हो गया। क्लियर है ना? अब देखते हैं इसका रूल क्या है। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, जहां से डिराइव हुआ वहां का नाम पड़ गया। ठीक है? अब आईयूपीएससी में क्या होता है ना, कुछ रूल होते हैं कि आपके नाम में क्या क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए। जैसे हमारे नाम में टाइटल होता है फॉलोड बाय फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर सरनेम। ठीक है? इन द सेम वे यहां पे भी क्या होता है, एक होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट, ये वर्ड रूट हमें ये बताता है कि आपके कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, वो भी कैसे, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस चेन में
कितने कार्बन लगे हुए हैं उसको कहते हैं हम वर्ड रूट। यानी कि अगर सिर्फ एक कार्बन है तो हम वर्ड रूट लगाते हैं मिथ, METH। अगर दो कार्बन है तो हम वर्ड रूट लगाते हैं इथ। तीन कार्बन है तो वर्ड रूट लगाते हैं प्रॉप। चार के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट, ये मैं लिखवाऊंगा अभी, है ना। पांच के लिए वर्ड रूट होता है पेंट। सिक्स के लिए हेक्स। सेवन के लिए हेप्ट। एट के लिए ऑक्ट। नाइन के लिए नॉन। और 10 के लिए डेक। 11 भी होता है तो अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटा, हेक्सा, ऐसा चलता रहेगा। अभी अपन पहले 10 के लिए ही बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके कंपाउंड में अगर एक कार्बन है तो अपन मिथ वर्ड यूज करेंगे, दो कार्बन है तो इथ, इसलिए इसका नाम इन्होंने मिथेनोइक एसिड बोला। देखिए इसमें कितने कार्बन है, एक, तो मिथ तो आएगा, तो मिथ यहां से आया। क्लियर है, एम आई क्लियर? ठीक है, क्या हो गया? हाँ, अकॉर्डिंगली इसका नाम इथेनॉइक एसिड पड़ेगा। अगर आप इसको मिथेनॉइक एसिड बोल रहे हो तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इथेनॉइक एसिड, क्योंकि दो कार्बन है तो दो मिथ की जगह इथ आ जाएगा। बाकी एनोइक एसिड कैसा है मैं बता रहा हूं ना। ये क्लियर है वर्ड रूट? ठीक है। अब वर्ड रूट के पहले जो चीज लगती है ना उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, और वर्ड रूट के बाद जो चीज लगती है उसको कहते हैं हम सफिक्स। सफिक्स जो बाद में लग रहा है, प्रीफिक्स जो पहले, प्री मतलब पहला, तो प्रीफिक्स जो पहले लग रहा है वर्ड रूट के, और सफिक्स जो बाद में लग रहा है वर्ड रूट के। क्लियर है? अब सफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। इट्स जस्ट लाइक कि हमारा भी मिडिल नेम भी होता है, फिर सरनेम भी होता है। कुछ लोग मिडिल नेम नहीं लिखते हैं और सरनेम तो लिखते हैं, ठीक है। तो सफिक्स जो दो टाइप के होते हैं, ध्यान देना कैसे। एक होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी हमें बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताइए। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस था? सिंगल बॉन्ड, हाँ। हाँ, सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन। अरे कैसे कर रहे हो, थोड़ा रिवाइज करके आया करो ना, ऐसे आ जाते हो उठ के। डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, अगर कार्बन कार्बन की एक भी डबल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड होगा, या कार्बन कार्बन की एक भी ट्रिपल बॉन्ड है कंपाउंड में तो वो अनसैचुरेटेड होगा। डबल बॉन्ड वाले को नाम दिए थे अपन एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को नाम दिए थे अपन अल्काइन, और सिंगल बॉन्ड वाले को क्या नाम दिए थे, एल्कीन। तो यहीं से इनका प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, इन या आइन। एन, इन, आइन। यानी कि अगर कोई एक ही कार्बन है उसमें चारों हाइड्रोजन है तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हुआ, मिथ। और सिंगल कार्बन है, डबल बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता किसी के साथ, तो क्या आ जाएगा, एन। तो इसका नाम पड़ गया मीथेन। समझे क्या, ये एल्केन का पहला मेंबर है। ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता। एम आई क्लियर? मीथेन। इसी का दूसरा मेंबर लेते हैं, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। दो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, इथ। लगा दे इथ। दोनों कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड है, सिंगल। सिंगल के लिए एल्केन होता है, तो एल्केन का क्या सफिक्स है, एन। तो इसका नाम क्या पड़ गया, इथेन। एक ही वर्ड है, बीच में गैप है, कुछ नहीं है ना, और फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लिख रहे हैं, मीथेन, इथेन। समझ गए क्या? इन द सेम वे अगर एक कार्बन और जोड़ दिया जाए, यहां पे 3H, यहां पे 2H और यहां पे 3H, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोप फॉर 3 कार्बन, और एन इसलिए क्योंकि तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। पर अब यही सोचिए कि अगर ये तीनों कार्बन के बीच में किसी दो कार्बन में डबल बॉन्ड होती, लाइक दिस, ये जितने भी मैंने लाइन लगाए उतने एच आएंगे, है ना। मैंने एच नहीं लगाया है, बट जितनी मैंने लाइन छोड़ा है वो सब जगह क्या आने वाला है, एच। यहाँ पे दो ही आएगा ना, क्योंकि दो बॉन्ड तो पहले से बन रही है, और यहाँ एक ही आएगा ना, क्योंकि 3 बॉन्ड तो पहले से बना रहा है कार्बन। 4 बॉन्ड होनी चाहिए बस, उससे ज्यादा नहीं करना, उससे कम नहीं करना है। और आखिरी में 3। समझ रहे हैं कि नहीं, कितने एच सब में अलग अलग लगे, इसमें 2 लगा, इसमें 1, इसमें 3। ऐसा अपनी मर्जी से नहीं चलाना है,
कि मेरा मन कर रहा है तो यहां 2 लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, कि 1 लगा देते हैं। ये कैसे चल रहा है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब अगर इस कार्बन ने डबल बॉन्ड यही बना ली है तो 2 ही बची ना बॉन्ड, तो 2 H लगा दिए। इस कार्बन ने 1 2 3 बना ली तो 1 ही बची बॉन्ड, तो 1 लगा दिए। और इस कार्बन ने सिर्फ 1 ही बॉन्ड बनाई है तो बाकी 3 जगह क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। तो इसका नाम बताइए क्या होगा? प्रोपीन। 3 कार्बन है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन सफिक्स लगता है। क्लियर है? और अगर यही 3 कार्बन के बीच में कोई 2 कार्बन के बीच में आपके ट्रिपल बॉन्ड होती, ये हो गया आपका 1 H लगेगा यहां पे, और कुछ नहीं लगेगा, है ना? इस वाले में कितना लगेगा? सॉरी, कितना लगाऊं यहाँ पे H इस कार्बन पे? क्यों? तो ऑलरेडी 4 नहीं दिख रही यहाँ पे? 3 और 1 4, 4 है ना पहले से, तो नहीं लगाएंगे। और लास्ट में है ना 3, 1 2 3 हो गए 4। तो इसका नाम पड़ जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रॉप और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, समझ गए क्या? क्लियर है नाम? ये हुआ प्राइमरी सफिक्स। मतलब प्राइमरी सफिक्स तो सब में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि या तो सैचुरेटेड होंगे या तो अनसैचुरेटेड होंगे। ठीक है, देखो अनसैचुरेटेड में इसको मत इंक्लूड करना कि जो कार्बन बॉन्ड सी के साथ बनाता है कीटोन में, एल्डिहाइड में और एसिड में। हमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में डबल और सिंगल बॉन्ड देखनी है। कार्बन कार्बन की बॉन्ड अगर सिंगल है तो सैचुरेटेड, डबल ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड। एम आई क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। तो लाइकवाइज अपन ऐसे पूरे 10 तक चले जाएंगे ना, डेकेन तक। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, 5 कार्बन वाला पेंटेन, 6 कार्बन वाला हेक्सेन, 7 वाला हेप्टेन, 8 वाला ऑक्टेन, 9 वाला नॉनेन एंड 10 वाला डेकेन। ये तो एल्केन के 10 मेंबर हो गए। एल्कीन का पहला मेंबर, हाँ, मिथीन नहीं होता, एल्केन तो 2 से चालू होता है ना। ये तो अपन पहले देख चुके हैं, एल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन का वैल्यू एन का कहां से चालू होता है? 2 से। उनके पास मिथ वाला कोई कंपाउंड ही नहीं होता। अरे मिथ कैसे हो जाएगा? सिंगल कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा? तो वहां पे आपका कोई भी एक कार्बन का कंपाउंड नहीं होता। सीधा कहां से चालू करेंगे? इथ से। तो क्या क्या नाम हो जाएंगे? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, फिर पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन एंड डेकीन। समझ रहे हैं क्या? और ऐसे ही आइन लगेगा तो अगेन मिथाइन मत बोलना, इथाइन से चालू होगा। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन। क्लियर है ये एवरीवन? तो ये हुआ प्राइमरी सफिक्स। सबको क्लियर है? तो प्राइमरी सफिक्स तो सब में आएगा ही आएगा। सेकेंडरी सफिक्स तब आता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी हमारा एसिड वाला था ना, कि ये आपका COOH और उसमें साथ में H लगा था, फिर COOH और साथ में CH3 लगा था। इसको नाम क्या दिए थे? फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये इनके कॉमन नेम थे। अब बात करते हैं इनके IUPAC नेम की। कितने कार्बन है? 1। तो मिथ। कितने कार्बन है? तो इथ। ठीक है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, तो एन एन यहां तक। ठीक है, अब अगर आपके कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है तो सेकेंडरी सफिक्स इज ओइक एसिड। ओइक एसिड। और जब ये लगता है ना, तो अगर यहां पहले से एक वॉवल है, AEIOU, श्योर? कहां है ध्यान तेरा? नहीं, तू वहां देख रहा है कहीं, इधर बोर्ड पे। अगर पहले से ही सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स में एक वॉवल लगा हुआ है, तो उस वॉवल को हटा देंगे और ओइक एसिड को जोड़ देंगे। तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा? मिथेनोइक एसिड। एन का ई हटा दिया मैंने, क्योंकि वॉवल, 2 वॉवल एक साथ नहीं आएंगे इनके नाम में। ओइक एसिड। अकॉर्डिंगली इसका क्या नाम होगा? इथेन का ई हटा देना और ओइक एसिड जोड़ देना। ये एक वर्ड होगा, ये दूसरा वर्ड होगा। बीच में स्पेस है ना?
नाम क्लियर है ये दोनों का? हाँ, तो इसको देख करके समझ जाना ये लगने वाला है सफिक्स। कौन सा सफिक्स है ये? सेकेंडरी सफिक्स, जो कहां लगता है? प्राइमरी सफिक्स के बाद, प्राइमरी सफिक्स के बाद। ठीक है, चलिए एक और बात करते हैं अपन ने, और फंक्शनल ग्रुप पढ़े ना, अल्कोहल भी पढ़ा हमने, तो CH3 और OH लग गया, CH3 CH2 OH लग गया, CH3 CH2 CH2 OH लग गया। सब में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, तो इसमें भी सेकेंडरी सफिक्स आएगा। चलो कितने कितने कार्बन है? एक तो मिथ, दो है तो इत, तीन है तो प्रॉप। यहां तक क्लियर है सबका? वर्ड रूट हो गया डिसाइड। अब आते हैं प्राइमरी सफिक्स में। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो सब में क्या आ जाएगा? एन एन एन। ये भी क्लियर है? अरे हाँ या ना? अब ये OH के कारण एक और सेकेंडरी सफिक्स आएगा इसके पास, मतलब एक और सफिक्स आएगा, और इसके लिए अल्कोहल के लिए क्या होगा? अच्छा, अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स लगता है ऑल। क्या लग जाता है लास्ट में? अगेन देखो, इसके पास भी वॉवल है, तो क्या होगा? ई हट जाएगा, उसके नाम क्या पड़ जाएंगे? मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। क्लियर हुआ? अब दो टास्क आपको देके जा रहा हूं मैं बस आपको बता रहा हूं सफिक्स क्या होता है एल्डिहाइड का और कीटोन का। आप उसके पहले 3 मेंबर के नाम लिख के रखोगे, रफ में लिखना, क्योंकि मैं भी रूल लिखवाऊंगा, उसके बाद आप लोग फेयर लिखना। एल्डिहाइड में लास्ट में अल लग जाता है, और कीटोन में लास्ट में ओन लग जाता है। भले स्पेलिंग वन की है, बट आप इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे? किटवन थोड़ी ना बोल रहे थे इसको अभी तक अपन, क्या बोल रहे थे इसको अपन? कीटोन। भले वो ONE स्पेलिंग वन की होती है, बट यहां पे ONE इज प्रोनाउंस्ड एज ओन। तो इसके पहले 3 मेंबर चाहिए मुझे, और इसके भी पहले 3 मेंबर। याद रखना, कीटोन का पहला मेंबर कितने कार्बन का होता है आपके पास टेबल है, तो कुछ भी मत बना देना, है ना? जल्दी रफ में बनाओ। 3 मेंबर एल्डिहाइड के और 3 मेंबर कीटोन के, मुझे नाम चाहिए।
सही बनेगा क्या समझ नहीं आया? अभी वहां पे मैं आपको अल्कोहल बताया, ऊपर एसिड बताया, पीछे एल्केन बताया, तो 3 बार में एक बार मेरी कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर काम देख के गया हो तो समझ नहीं आया। क्या क्या बनाया है? क्या बोल रहा था चिल्ला के? कीटोन का क्या लिखा, जल्दी बता। अरे नाम बोल देना, बोलना कुछ नहीं। कहां से बनेगा? आप लोग देखे वो टेबल में, कीटोन का पहला मेंबर 3 कार्बन का है। यही तो बोलते बोलते क्या था, हिंट भी दे दिया था मैं कि प्रोपेनॉल कैसे होगा, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। इसमें क्या है, बोलने में क्या दिक्कत है? प्रोप का PROP प्रोप हो गया, ये एन हो गया, और प्लस ओन लगाओगे ई हटा के, तो अब क्या पड़ गया नाम? प्रोपेनॉन। इसमें क्या है बोलने में दिक्कत? क्या ये पहला मेंबर है कीटोन का, समझ रहे हैं क्या? इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे? 3 कार्बन लगाओगे, बीच वाले में ओ लगा दोगे। ये तो एग्जांपल बनाए भी है टेबल में, ये दिखा कि नहीं आप लोगों को टेबल में? जल्दी बताओ, दिखा ये वाला? अब इसके अगले मेंबर में क्या करोगे? होमोलोगस सीरीज पढ़ चुकी हो ना, क्या करोगे? CH2 ऐड कर दो, कहीं भी जहां मन कर रहा है उस तरफ ऐड कर दो। ये रहा अगला मेंबर, किसी का यहां भी बना हुआ तो भी चलेगा, घुमा दो इसको। किसी ने ये बनाया होगा, दोनों सेम है, इसको घुमा दूंगा ना ऐसे तो वो ये बन जाएगा। हाँ एच रहेगा, मैं एच नहीं बना रहा हूं अभी, एच रहेगा ऑब्वियसली, है ना? और अगला मेंबर, थर्ड मेंबर 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, यहां भी बना सकते हो उसको, यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो डबल बॉन्ड ओ को। बाकी जितनी जगह को खाली दिख रही है ना, सब जगह क्या आएगा? एच। यहां कितने एच आएंगे? 3, यहां भी 3, यहां पे 3 3 2 3 2 2 3। ये कैसे बैठा रहे हैं अपन? 4 बॉन्ड गिन के। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन मिलेंगे उसको, क्योंकि अब ऐसे करके 4 हो जाएगा। ये वाला कार्बन तो 4 बना चुका है, देखो 1 2 3 4। ये वाला कार्बन 2 बना चुका है, 2 चाहिए इसको। ये कार्बन एक ही बनाया तो इसको कितने चाहिए? 3। क्या? और मिथेनॉल वाला, मतलब ये एल्केन एल्डिहाइड वाला, उसका तो पहला मेंबर आपका एक कार्बन का ही होता है, टेबल में बना भी है। तो CHO में एक बार H जोड़ दिए, ये पहला मेंबर। इसी में CH2 जोड़ दो तो CH3CHO दूसरा मेंबर, और इसी में एक और CH2 जोड़ दो तो CH3CH2CHO तीसरा मेंबर। नाम एक कार्बन के लिए मिथ, इथ, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन एन एन,
सबका ई हटा के क्या जोड़ दोगे, अल अल अल, तो मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल। क्लियर है? तो चारों फंक्शनल ग्रुप हो गए ना, हाइड्रोजन वाला बचा है अभी, बाकी ऑक्सीजन वाले चारों हो गए। अल्कोहल का पहला मेंबर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऐसा चलता रहेगा। वर्ड रूट याद रखो, है ना, वर्ड रूट याद कर लेंगे। एक कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी हमारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों के फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है, उनके कार्बन को भी हम वर्ड रूट में काउंट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्या बोला आपको, 4 कार्बन का एसिड बना रहे हो ना ऐसा, तो 4 कार्बन आ गए ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये इसके कारण क्या लग जाएगा, ओइक एसिड, तो ई हटा दोगे और क्या लगा दोगे, ओइक एसिड। तो ये जो 4 आया ना, 4 मतलब ये चारों कार्बन है, उसमें आपका खुद फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इंक्लूडेड है। ये मत सोचना कि ब्यूटेनोइक एसिड है तो 4 कार्बन बना दिए और ओइक एसिड के लिए एक COOH लगा दिए, ये पेंटेनोइक एसिड बन गया। 5 कार्बन हो गए ना। अब समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि जो हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप हैं जिसके पास अपना खुद का कार्बन है, उस कार्बन को भी आप काउंट कर लेना, उसको काउंट करके ही वर्ड रूट डिसाइड होगा। समझ रहे हैं क्या? अगर उसको मिला के 6 कार्बन है तो हेक्सेन, उसको मिला के 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, उसको मिला के 5 कार्बन है तो पेंटेन। फिर ई हटा के ओइक एसिड लगाओ, या ई हटा के अल लगाओ, या ई हटा के ओन लगाओ। समझ रहे हैं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगेगा, एल्डिहाइड है तो अल लगेगा, और कीटोन है तो ओन लगेगा। एम आई क्लियर? ठीक है। अब हैलोजन की अगर मैं बात करूं ना, तो हैलोजन वाले फैमिली में कोई सफिक्स नहीं होता, इनके प्रीफिक्स होते हैं, तभी तो अपन लिखे थे हेलो। देखो टेबल जल्दी से, लिखे थे हेलो, और क्या नाम लिखे थे उसमें, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। मतलब अगर आपके कंपाउंड में ऐसा है, देख लीजिए, ये एग्जांपल लिखे हो, टेबल में लिखा है एग्जांपल, CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाया, क्या लगा दिया, क्लोरीन। ठीक है, तो आप हेलोजन वाले के लिए कोई सफिक्स नहीं होता, तो आप एक कार्बन के लिए मिथ तो लिख ही दो, और सिंगल बॉन्ड ही है, कुछ है नहीं, तो मीथेन तो हो गई। अब क्लोरीन के कारण क्या आएगा, प्रीफिक्स, और वो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। वही अगर यहां पे ब्रोमीन होता तो नाम क्या पड़ जाता, ब्रोमोमीथेन। वर्ड एक ही रहेगा ये, है ना, यहां मैंने गलती से भले कैपिटल लेटर लिख दिया, बट दिस इज वन वर्ड, द कंप्लीट नेम इज रेड एज वन वर्ड। और वन वर्ड बोलने का मतलब क्या है, बीच में स्पेस नहीं होगी, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, रेस्ट ऑल लेटर्स आर स्मॉल। एम आई क्लियर? अगर यहीं पे आई होता, CH3I, तो सर नाम क्या पड़ जाता, आयोडो, और एक कार्बन है तो मिथेन, क्योंकि एक कार्बन का एल्कीन अल्काइन तो होता ही नहीं है, तो एल्केन ही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, 2 कार्बन है, H H H H H Br, इसका नाम बताइए। हाँ, ब्रोमो, इथ, 2 कार्बन है तो इथ, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्रोमोइथेन। क्या नाम होगा इसका, ब्रोमोइथेन। समझे क्या? ब्रोमीन के कारण ब्रोमो लगा, 2 कार्बन के कारण इथ लगा, और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा, तो नाम क्या पड़ गया, ब्रोमोइथेन। समझ गए क्या? ब्रोमो प्रीफिक्स है, इथ वर्ड रूट है, और एन सफिक्स है। तो हमेशा पहले प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर सफिक्स आता है। सफिक्स में भी पहले कौन सा सफिक्स आता है, प्राइमरी वाला, फिर आता है सेकेंडरी, अगर है तो, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। सफिक्स मतलब सेकेंडरी सफिक्स ऑप्शनल है ना, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्यों लगाएंगे सेकेंडरी सफिक्स, है ना। डबल बॉन्ड है ये, CH2 CH CH3, तो तीन के कारण क्या लगाओगे, प्रॉप, और डबल बॉन्ड के कारण क्या लगाओगे, इन, खत्म कंपाउंड, कोई सफिक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप वाला जो सफिक्स होता है ना, वो ऑप्शनल होता है,
जरूरी नहीं है वो रहे या ना रहे। अगर कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता तो हम वो सफिक्स लगाते, अभी नहीं लगाए तो नहीं लगाए। प्रीफिक्स भी देखो नहीं लगाए, कुछ भी क्या लगा है, सिर्फ दो ही चीज लगी है, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। तो ये दोनों नाम तो नाम के पार्ट कंपलसरी है। जैसे हम लोग के भी नाम में फर्स्ट नेम और सरनेम तो होता ही है, मिडिल नेम कुछ लोग लगाते हैं कुछ लोग नहीं लगाते हैं। इन द सेम वे सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स ऑप्शनल है। अगर कंपाउंड में कोई और आपका वो लगा हुआ है क्या, फंक्शनल ग्रुप, तो सफिक्स आएगा सेकेंडरी वाला, अदरवाइज नहीं आएगा। और अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा है जिसका प्रीफिक्स होता है और वो भी नहीं है हमारे कंपाउंड में, तो प्रीफिक्स भी नहीं आया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को रूल्स दिखाऊंगा। बट नेक्स्ट क्लास में आने से पहले अभी तक अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी पढ़ा है यहां तक, उसको पूरा पढ़ के आएंगे, है ना। शुरू के 15-20 मिनट में एक टेस्ट लूंगा मैं, तो एक कॉपी आप लोग बना लीजिए, जो हर दिन अपन अब रिटर्न वर्क क्लास में करेंगे 15-20 मिनट का। वो हर दिन का टेस्ट पिछली क्लास का टॉपिक का टेस्ट होगा। सुन रहे हैं क्या? जैसे अगली क्लास में अगर मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ा दूंगा, तो उसके अगली क्लास में चालू होने से पहले हमारा पहले 15-20 मिनट का नॉमेनक्लेचर पे टेस्ट होगा। और अभी जो नेक्स्ट क्लास में 15-20 मिनट का टेस्ट है, वो अभी इस चैप्टर का पूरा यहां तक का टेस्ट होगा। बट वो सेपरेट कॉपी में होगा, कोई इसी नोट्स कॉपी में आगे नहीं बढ़ाएगा टेस्ट को, क्योंकि उसी में नोट्स लिख रहे हो, उसी में टेस्ट दोगे तो कैसे चलेगा। तो टेस्ट वाली कॉपी भले आप पतली बनाइए, बट एक अलग से टेस्ट कॉपी बनाइए जो डेली टेस्ट वाले हैं। जो पूरा चैप्टर खत्म होगा टेस्ट का, वो तो मैं टेस्ट पेपर में लूंगा, बट ये जो डेली प्रैक्टिस करने वाला है ना, इसको आप कॉपी बना लीजिए, और वो कॉपी यहीं सबमिट होके जाएगी, है ना। आप डेली आएंगे, पहले 4, 4:30 से 4:45 तक 15-20 मिनट लिखेंगे बंद करके कॉपी, और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, एम आई क्लियर? तो यहां तक का जो चैप्टर हमने पढ़ा है, जिसमें होमोलोगस सीरीज, ये मत करना, ठीक है। नॉमेनक्लेचर अभी लिखवाया नहीं हो तो वो मत पढ़ के आना। बट बाकी नहीं तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप चारों पांचों जो हमने लिखे हैं उसके सबके नाम, सिंबल्स, ठीक है। उसके अलावा सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, एल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, सबका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, करेक्ट। और उसके पहले थोड़ा और जाओगे तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्राफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। और थोड़ा पीछे आ जाओगे तो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके एग्जांपल्स। तो अभी तक का इस चैप्टर में जितना भी आपके कॉपी में लिखा हुआ है, उसको एक बार रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में। एम आई क्लियर? चलो, थैंक यू।